हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ये वाली वीडियो मैं बता दूं क्योंकि अभी करंट एजुकेशनल अफेयर्स के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ और ये भी तो मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। ये जो वीडियो है जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना एएमयू का, तो वो है ये। इससे पहले 75 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का था। हाँ, रीजनिंग की यूनिट आई थी, इंग्लिश की आई थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। ठीक है, और ये पेपर है 2022 का, मतलब इसी बार का जो पेपर हुआ है ये वाला पेपर है। क्लियर? इससे पहले मैं करा चुकी हूँ 2019 का, 2020 का और 2018 का पेपर। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू बीएड की, तो वो ज़रूर से ज़रूर इन वीडियो को देख लें, क्योंकि ये पेपर जब पेपर हुआ था तब तो मैं पेपर नहीं देख पाई थी। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, तब मैंने ये पेपर नहीं देखा था। लेकिन अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करा रही हूँ तब मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक एक क्वेश्चन का मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन को मैंने देखा है, जो इसमें भी मैंने सॉल्व करवाया है, और जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें मैंने सारे ही पेपर सॉल्व करवाए थे। हालांकि इस चैनल पर मैंने 3 ही पेपर सॉल्व करवाए और ये चल रहा है, जबकि मैंने ऑफलाइन में तो सारे ही कराए थे। तो मुझे एक एक क्वेश्चन का पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस पेपर्स में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब ये करंट एजुकेशनल अफेयर्स के हम 76 से 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमयू की, तो ये पेपर्स आपको सॉल्व करना मस्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी नहीं, मस्ट है। कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो पेपर्स लें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, बस ये है कि आपको पेपर्स लगाने ज़रूर हैं, सॉल्व ज़रूर करने हैं। पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मुझे मेरा नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको पेपर सेंड कर दूँगी। ठीक है, मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 6395340524। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो बच्चे सॉल्व करके गए होंगे उनको जाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ होगा, और जो बच्चे नहीं करके गए उनका लॉस हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब काफ़ी बातें हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 है, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज बीइंग ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। मतलब चाइल्ड लेबर, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 10 जून, या ऑप्शन बी 12 जून, या फिर ऑप्शन सी 11 मई, या फिर ऑप्शन डी 14 मई। जब भी आप ये वीडियो देखें आपको नोटबुक रखनी है। कुछ पॉइंट मैं ऐड कराती हूँ, वो आपको लिखते जाना है। जब ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आपके पास अच्छा खासा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आपको नोटबुक रखनी है, हर पॉइंट नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12 जून। ठीक है, आज पेन की मैंने निब चेंज की है तो अच्छा चल रहा है, ना परेशान कर रहा था कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 जून। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, ये तो आपको पता चल गया कि 12 जून इसका आंसर है। मनाया कब जाता है? थीम बहुत पूछी जाती है। ठीक है, थीम बहुत पूछी जाती है, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम थी इस बार की 2022 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड
चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2022 की, आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, RTE Act mandates the seats in all school should be reserved for the economically disadvantaged children। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन जो हैं तो उनके लिए कितना % सीट रिजर्व RTE एक्ट के तहत की गई है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 35%। इसका जो करेक्ट आंसर है, स्टैटिक क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आंसर आ जाएगा, नहीं, पता है तो पता है, नहीं पता है तो आगे चलिए। ऑप्शन नंबर है 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, नवोदय स्कूल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू। नवोदय स्कूल को खोलने का पर्पस क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, स्कूल को बढ़ाना, या ऑप्शन बी, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरिया, ऑप्शन सी, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता था कि नवोदय स्कूल क्यों खोले गए तो आप यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाते और आंसर आ जाता। क्या नंबर स्कूल्स के नंबर को इंक्रीज करना था? क्या आपको लगता है कि स्कूल नहीं है उनको इंक्रीज करना था? ऐसा नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन उनकी हालात कैसे हैं ये बात अलग है। ऑप्शन बी था, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन वैसे एक पॉजिटिव वर्ड ही था, इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का मेथड लगा सकते थे, तो ऑप्शन तो वैसे बी ही है। ठीक है, ए वैसे नहीं होता। और ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं कि कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान क्या था? मैंने इस पर वीडियो भी ली थी, सर्व शिक्षा अभियान क्या था, तो इसका भी ये आंसर नहीं था कि सर्व शिक्षा अभियान को कंप्लीट करने के लिए नवोदय स्कूल का कंसेप्ट आया था, ऐसा नहीं था। ठीक है, मैंने इसका क्लास ली थी सर्व शिक्षा अभियान की। चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया, कि वेस्टेज जो है एजुकेशन का उसको चेक करना था, नहीं, ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि नवोदय में वहाँ रेजिडेंशियल भी होते हैं कि वहीं रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन देना हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट हम ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मेथड लगा देंगे क्वालिटी आ गया तो ठीक हो गया, नहीं, वो बस ये था कि बाकी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे थे, तो इसलिए हमने ये मेथड अपनाया और हमारा आंसर आ गया 79। क्वेश्चन नंबर, द विजिटर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, कैसे? विजिटर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट एज, तो आपने देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो होता है वो कौन होता है? कहना चाहिए चांसलर कौन होता है? वाइस चांसलर तो हालांकि और होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, क्या होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर चांसलर की बात करूं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जब एग्ज़ाम हुआ था तभी रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो गई हैं, द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। अब और कोई बच्चा प्रैक्टिस करे कि नहीं रामनाथ कोविंद थे और वो अगली बार में अगर क्वेश्चन आ जाए और वो ये लगा के आ जाए तो ये तो उसकी गलती है, उसका फॉल्ट है। अगर प्रेसिडेंट चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है सब यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो चांसलर है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो जब उस टाइम में पेपर हुआ था तब आंसर इसका था रामनाथ कोविंद। अब विजिटर बोलें या चांसलर बोलें, बात यही एक ही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा वर्ड्स घुमा दिए गए थे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 80, द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो कब सेलिब्रेट हुआ? हालांकि एक बात मैं बता दूं, मैं नोट्स बना रही हूँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है और उसमें मैंने जो है अक्टूबर के क्वेश्चन निकाले हैं, उसमें मैंने वीडियो भी
बनाई है उसमें इंटरनेशनल लिटरेसी डे आया है, ठीक है। उसकी डिटेल्स भी मैंने लिखी है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि इस बार के पेपर में ही पूछा गया है, मैंने तो वैसे ही करके ये मैं कर रही थी तो मैंने वो निकाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर, ठीक है। कब होता है? 8 सितंबर। इसकी थीम आपको याद रख लेनी है, हालांकि नोट्स में मैंने इसकी थीम मेंशन की है 22 की और 21, 2019 और 18 तो नहीं, लेकिन 4 साल की मैंने इसमें थीम मेंशन की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थीम 2022, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस, ठीक है। ये इसकी थीम थी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द। एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, या फिर कंकरेंट लिस्ट का, और या फिर रेजिडरी पावर्स जो भी है। तो देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पर कानून जो है कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पूरा हक किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर कानून कौन बनाता है? स्टेट, तो वो आ जाता है स्टेट लिस्ट में। और ऑप्शन सी है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पर जो है सेंट्रल और प्लस स्टेट दोनों बनाते हैं, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। और रेजिडरी पावर अलग है। तो इसमें जो एजुकेशन है वो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, उसमें स्टेट भी अपनी पॉलिसी बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जिस दिन पेपर हुआ था पेपर बहुत टफ आया था। किधर से टफ आया था पेपर? मैंने तो सारा पेपर सॉल्व करके आपको दे दिया। मतलब हालांकि मैंने चीज़ों का मैंने चेक किया है, क्रॉस चेक करके आंसर, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मैंने खुद से सॉल्व किया है, मुझे सारे आंसर पता थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी करी होगी उसका आराम से हो गया होगा। इतना टफ पेपर नहीं था। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और पेपर निकल जाएगा। अब नहीं पढ़ के जाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। मैंने कराया है ये पेपर, ये क्वेश्चन कराया है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम उठाया गया है। नेशनल एजुकेशन इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, कब होता है नेशनल एजुकेशन डे? मैंने ये भी बोला था कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर होता है, सब बता रखा है मैंने। तो 82 का है ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे है? जो मौलाना थे अबुल कलाम साहब, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है। और ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ना कि अंग्रेज़ों के टाइम के, ठीक है। जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे फर्स्ट, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्लियर। एक बात, अच्छा यहाँ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, थीम आपको लिखना है 2022 का सर्च करके, ठीक है। इसका थीम क्या था?
क्वेश्चन नंबर 83, मूक स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ये क्वेश्चन PYQ है। ये मुझे पता नहीं कि वो मैंने इस पर कराया है या नहीं अभी तक वो पेपर जिसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये PYQ है, इतना मुझे पता है। तो मूक स्टैंड फॉर फुल फॉर्म पूछा है मूक का, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और शायद मैंने सबसे पहले जो चैनल पे अपनी वीडियो ली थी, सबसे पहले जिस पर क्वेश्चन कराए थे, मैंने छोटी छोटी वीडियो थी, शायद 5-5 क्वेश्चन ऐसे करके था, तो उसमें भी मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच स्कीम रिकमेंड्स दैट when attending school a girl child can get an annual scholarship of rate 300 to 1000 till 10th, मतलब 10th क्लास तक जो बच्ची है उसको क्या मिलेगा, 300 से 1000 रुपये। तो वो कौन सी स्कीम है? ऑप्शन नंबर ए है सुकन्या समृद्धि योजना, या ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी बालिका समृद्धि योजना, या ऑप्शन डी CBSE उड़ान स्कीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बालिका समृद्धि योजना। ठीक है, क्या है? बालिका समृद्धि योजना। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1997। ठीक है, ये आपको डेट अपना मेंशन कर लेनी है अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन बी 1948, या ऑप्शन सी 1952, या ऑप्शन डी 1854। बताइए, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर है 1952। और एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 23 सितंबर 1952 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और, चेयरमैन कौन थे इसके? लक्ष्मण स्वामी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, शायद नाम में मिस्टेक है, जो भी है लक्ष्मण स्वामी नाम, तो मतलब मैं बोल पा रही हूँ तो समझ रहे होंगे, मुदालियर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चेयरमैन कौन थे इसके, इस कमीशन के? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिएगा ब्रैकेट में, इसको जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसको मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में अगली बार आ जाए पेपर में कि मुदालियर कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही मुदालियर कमीशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसा 86। रूसा स्टैंड्स फॉर, रूसा की फुल फॉर्म पूछिए, ये भी PYQ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये PYQ है। इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय उदार शिक्षा आंदोलन, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी रिमोट अर्बन सेक्शन एडमिशन, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मैं आपको ईयर भी बता सकती हूँ ये कब पूछा गया था। ठीक है, बस अब पूछा गया था मतलब। ठीक है, आप ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाना है, PYQ था ये। क्वेश्चन नंबर 87, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च्ड स्पार्क स्कीम।
यूनियन मिनिस्ट्री जो थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने स्पार्क स्कीम कब लॉन्च करी थी? 20 नवंबर 2017 या 25 अक्टूबर 2018 या 26 अक्टूबर 2017 या 25 अप्रैल 2018? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 अक्टूबर 2018। ठीक है, इसके फुल फॉर्म लिखिए क्योंकि पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट। अभी आपने देखा रूसा की फुल फॉर्म पूछी, उससे पहले मूव की फुल फॉर्म पूछी, तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आप लिखिए, द स्कीम फॉर प्रमोशन of academic and research collaboration। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। लाइक को मैं कहती नहीं, लाइक करते भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, लाइक कर दिया करें। ठीक है, कुछ नहीं जाता घर से किसी के।